खाना लगा दिया है टेबल पर, खा लेना। लेकिन तुम नहीं खा रही हो क्या? ओ, अब समझ आया। भूख लग गई होगी तो तुमने पहले ही खा लिया होगा। हाँ, तुम्हारे बिना कभी आज तक डिनर किया है क्या मैंने? अरे तो फिर क्या हुआ? ओ, समझा। आज तुम अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना, वहीं कुछ हुआ है पक्का। तुम तो अच्छे से जानते हो ना अंकुश, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल है। ऊपर से यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल। पता है मेरी सभी फ्रेंड्स के पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां और फ्लैट्स हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर हम अपने शौक पूरे कर सके तो हमें करना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो तुम फौरन ले लो, उन्हें इनकार मत करो। अरे मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ जो गांव में है। तुम अपने भैया भाभी से बात करो कि हमें वो प्रॉपर्टी दे दे या उसके बदले हमें पैसे दे दे। अरे वो तो बेचारे खुद गाय भैंसों के बीच में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर भला वो कहां से हमें कैश देंगे। और दूसरी बात यह है कि अब गांव की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा बचा ही नहीं है। तुम्हें याद है जब हम होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो तुम्हें एक स्टार्टअप करना था, वो रेस्टोरेंट वाला। उसके लिए वो 40 लाख उस गांव की कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर ही आए थे, तो मेरा हिस्सा तो वहीं खत्म हो गया। और रही रेस्टोरेंट चलाने की बात, तो वो तुम चला नहीं पाई। मुझे ब्लेम मत करो, मैं नहीं चला पाई रेस्टोरेंट। अरे अगर मैं उस रेस्टोरेंट को समय देती ना तो तुम्हें जो 3 वक्त का खाना मिल पाता है ना, वो नहीं मिल पाता। ये है कनिका जो अपने पति अंकुश के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। अंकुश एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अंकिता के सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। अब घर में बड़ों के नाम पर उसके जेठ जेठानी थे जिन्हें कनिका पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। मैं तो कहती हूँ अब तू भी बेबी प्लान कर ले, फिर मेरे वंश के साथ खेलने के लिए एक दोस्त हो जाएगा। तो तू ही कर लेना एक और बच्चा। वंश को दोस्त देने के चक्कर में मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकती। रिचा ठीक कह रही है कनिका, और वैसे भी तू 32 की तो हो ही चुकी है। अब और ज्यादा लेट मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तू मां बनने के लिए तरसे और डॉक्टरों की फीस ही भरती रहे। अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर कनिका बेबी प्लान करने के बारे में सोचती है और कुछ ही दिनों में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। एक रोज अंकुश ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा होता है कि तभी कनिका कहती है, आज ऑफिस मत जाओ ना अंकुश, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कनिका डार्लिंग, मैं ऑलरेडी तुम्हारे मूड स्विंग के चक्कर में 3 दिन का ऑफ ले चुका हूं। अब आज भी अगर ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। और अगर ये नौकरी चली गई ना तो हमारे आने वाले बच्चे का खर्च कैसे चलेगा? अरे उसका छोड़ो, लेकिन हमारा खुद का खर्चा कैसे चलेगा बताओ? वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? वो होंगी तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख भी लेंगी और मैं भी बिना टेंशन ऑफिस चला जाऊंगा। अपने पति की बात मानकर कनिका अपनी माँ को फोन लगाती है और 5 बार फोन लगाने के बाद उसकी माँ रमोला फोन उठाती है। माँ कब से फोन कर रही थी, आखिर हो कहाँ तुम? बेटा मैं तो जुहू बीच मुंबई आई हूँ घूमने। बच्चों की शादी करवा दी, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, तो सोचा अब अपने लिए थोड़ा समय निकाल लूं। शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ऐसी पड़ी कि खुद के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा वैसे बता फोन क्यों किया था? माँ इस प्रेगनेंसी में ना अकेले में जी घबराता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ ना। तभी तो तुझे कहा था थोड़ा रुक कर प्लान करना था। अभी बहू के बच्चे को 6 महीने हुए नहीं कि तूने नंबर लगा दिया। बहू की बेटी की चड्डियां धो धो करना मेरे हाथ घिस गए हैं। अब तेरी उल्टियां आकर साफ करूं क्या? ना बाबा ना, अभी मेरे बस का नहीं है। तो आप यहाँ नहीं आ रहे हो मम्मी? अब तू मेरी उम्र भी तो देख। मेरे घुटने अब जवाब दे गए हैं, और वैसे भी इसके बाद मेरी शिरडी और सिंगड़ापुर मंदिर की ट्रिप है। अगर वो कैंसिल कर दी ना तो पैसे जाएंगे वो अलग, और ऊपर से शनि महाराज मुझसे नाराज होंगे वो अलग। ना बाबा ना, उनका प्रकोप मैं नहीं झेल सकती। तू एक काम कर, गांव से अपनी उस गंवार जेठानी को बुला ले। उस गंवार को बुलाकर मैंने सोसाइटी में अपनी कोई नाक थोड़ी ना कटवानी है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नौकरानी रखूंगी तो वो कुछ घंटे के लिए आएगी और ऊपर से पैसे लेगी वो अलग। जिस जेठानी को फोन किए हुए कई साल बीत गए, जो देवरानी न किसी त्योहार और न कभी जन्मदिन पर अपनी जेठानी को फोन करती, वो आज अपने मतलब के लिए उसे फोन करती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे देवरानी जी आप कैसी हो, सब ठीक तो है ना? हमने कितनी बार तुम्हें फोन लगाया, लेकिन हर बार कोई औरत एक ही बात कहती, रॉन्ग नंबर। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी भाभी। अच्छा वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। अब मेरे लिए सास समान तो आप,
इसलिए सबसे पहले आपको ही ये खुशखबरी सुना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जी तो भाभी, मैं ये कह रही थी कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, तो आप कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं आ जाती? हाँ हाँ, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, तो मैं तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। 2 दिन बाद ही कनिका की जेठानी सुनीता सर पर बक्सा लिए शहर पहुंच जाती है। कनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कनिका सर पर रखे बक्से को देखकर चौंक जाती है। भाभी, ये बक्सा? आपके पास एक ट्रॉली बैग भी नहीं है क्या? अच्छा खैर, अंदर आ जाइए। फिर शाम को कनिका, भाभी मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए ना, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, हम अभी सबके लिए खाना बना देते हैं। भी भाली सुनीता थकी हारी आती है और घर के कामकाज में लग जाती है। कनिका ने उसके आने से पहले ही काम वाली बाई की भी छुट्टी कर दी थी। सुनीता खाने में 2 तरह की सब्जियां और साथ में मीठा बना लेती है। फिर कनिका नाटक करते हुए कहती है, भाभी अब आप आराम कर लीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। आह आह, वैसे उठा तो नहीं जा रहा। तुझे किसने कहा है उठने के लिए? मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो बस पैर ऊपर करके आराम कर ले अब। इसी तरह सुनीता ही घर के सारे काम करने लगती है। एक रोज कनिका का जी मचलता है और वो हॉल में बैठे बैठे ही उल्टी कर देती है। कोई बात नहीं, ऐसी अवस्था में ये सब होता है, तू आराम कर, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। सुनीता बिना किसी घिन के वो सारी उल्टी साफ कर देती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका का मन बाहर जाने का होता है। आज मुझे बाहर का खाना खाने का मन है, तो अंकुश तुम मुझे डिनर पर ले चलो। ये सुनकर कनिका भी साड़ी बदल कर आ जाती है। भाभी आप ऐसे तैयार होकर आई हैं, लोग क्या कहेंगे? अच्छा वैसे मैं कह रही थी, जब से आप आई हैं ना तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है, इसलिए मैं अंकुश के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, आप घर पर ही रहिए और यहीं कुछ बनाकर खा लेना। वो दोनों खुद ही डिनर पर चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं, जिससे कनिका सुनीता को अपनी नौकरानी बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन सुनीता को बुरा नहीं लगता, वो चुपचाप उसकी सहेलियों की अच्छे से खातिरदारी करती है। अब कनिका का 9वां महीना शुरू हो गया और अब गांव से उसका जेठ उमेश भी आ जाता है, जिसे देख कनिका मुंह बनाकर चली जाती है। दिन में अंकुश का फोन कनिका के पास आता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरे साथ आ रहे हैं डिनर पर, तो कुछ अच्छा सा बनाकर तैयार कर लेना। सुनीता सबके लिए तरह तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन जब अंकुश उन क्लाइंट्स के साथ घर पहुंचता है तो वो उमेश को देखते ही उसके पैरों में पड़ जाते हैं। अरे अरे सर आप यहाँ? अरे अरे सर कैसे हैं आप? अरे और मैडम भी आई है क्या? तभी सुनीता हाथ में पकौड़े और समोसे लेकर बाहर आती है। अरे 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 मैडम आप, अरे आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए ये प्लेट मेरे पास दीजिए, आप यहाँ बैठिए। हमारे लिए तो आप दोनों प्रेरणा हैं। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक मालकिन होना, फिर भी हर काम करना और गांव की सीधी सादी जिंदगी जीना, वाह भाई वाह। जी ये तो मेरे जेठ जेठानी है जो गांव में रहते हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अजी नहीं जी, अजी क्या बात कर रहे हो? ये देशी मिल्क कंपनी के मालिक हैं जो गांव में रहकर बड़ी कंपनी चलाते हैं। और अंकुश तुम्हें याद है, एमबीए करने के बाद तुम नौकरी ढूंढ रहे थे, वो इनके रेफरेंस से ही तुम्हें मिली है। ये सुनकर कनिका और अंकुश हैरान रह जाते हैं। कनिका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उनसे अपने किए की माफी मांगती है। सुनीता और उमेश भी उन्हें माफ कर देते हैं। फिर कनिका की डिलीवरी तक वो सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अनुराग विदेश में एक बड़ा डॉक्टर बन गया था। वो कुछ महीनों की छुट्टियां लेकर भारत आ रहा था, पर दुर्गा देवी इसी बात को लेकर पूरे घर को सिर पर उठाए बैठी थी। दुर्गा बस भी करो, कितना खून जलाओगी? इतने सालों बाद बेटा विदेश से आ रहा है, उसके सामने ऐसा मुंह बनाकर रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे अपने बेटे के आने की खुशी नहीं है, पर तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे गुस्से का कारण क्या है। फोन पर उसने बोला है कि उसने एक विलायती लड़की से शादी कर ली है। अरे अपने देश में लड़कियों की कमी थी जो एक विलायती बहू लेकर आ रहा है। दुर्गा तुम किसी से बिना मिले कैसे उसके बारे में अपनी राय दे सकती हो? क्या पता हमारी विलायती बहू संस्कारी और अच्छे स्वभाव की हो, है? अब थोड़ा मुंह ठीक कर लो। मेरी बात हुई थी अनुराग से फोन पर, वो एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ चुका है, कुछ ही देर में आता होगा।
अनुराग ने विदेश में ही ग्रेसी नाम की एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली थी, जो कि उसी की तरह एक बड़ी डॉक्टर थी। दुर्गा, टैक्सी की आवाज आई है। लगता है अनुराग आ गया। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। माँ, ये ग्रेसी है, आपकी बहू। ये अंग्रेज ही मिली थी इसे शादी करने के लिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। अरे बस बस, जीती रहो बहू। अनुराग बेटा, बहू को घर के भीतर ले चलो। अनुराग, बहू को हिंदी के ये थोड़े बहुत शब्द सिखाकर लाया है क्या? माँ जी, मुझे हिंदी आती है। मेरी मॉम इंडियन है, उन्होंने मुझे हिंदी बोलना सिखाया है। अच्छा, तो तेरी माँ ने एक अंग्रेज से शादी की और अनुराग को तू मिल गई। दुर्गा, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। बहू को आए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम शुरू ही हो गई हो। सही तो कहा मैंने, कौन सा कुछ गलत बोला? अच्छा सुनो बहू, हमारे यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो उनके सामने अपना विलायतीपन कुछ कम झाड़ना। माँ, ग्रेसी भले ही विदेश में पली बढ़ी है, पर उसके संस्कार बिल्कुल हमारे जैसे हैं। शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। बहू, ये साड़ी का पल्ला सिर पर करके जाना, बेकार में मोहल्ले वाली कहेंगी कि मैंने अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं। दुर्गा देवी जी, बहू तो आपकी विलायती है, पर संस्कार आपने इसे देसी बता दिए हैं। वैसे घर के काम वगैरह आते होंगे, वरना सुना है विलायत में तो डिब्बा बंद सामान खोलो और खा पी लो। नहीं आंटी, मैं खुद खाना बनाती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है। बाकी तुम सब जानती ही हो, संस्कारों की बात आए तो दुर्गा देवी का नाम ही लिया जाता है। इस तरह ग्रेसी चुपचाप अपनी विलायती सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी, टमाटो सूप बना रही हूँ, आप सबके लिए। ठंड भी बढ़ गई है, सूप सर्दियों में पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। तभी मैं सोचूं मेरा अनुराग इतना कमजोर क्यों हो गया है। तो उसे बिना मिर्च मसाले और बिना देसी घी खिलाए ये उबले टमाटर पीने को दे देती होगी, तभी तो बिल्कुल पतला डंडी हो गया है मेरा अनुराग। सामने से हट, आज मैं अपने अनुराग को देसी घी डालकर आलू के पराठे खिलाऊंगी और थोड़े से देसी घी के आटा लड्डू बनाकर रख लेती हूँ। कुछ तो घी जाए मेरे बच्चे के शरीर में। दुर्गा, तुम शायद भूल रही हो, हमारे बेटा बहू डॉक्टर हैं। अपने शरीर की देखभाल उन्हें पता है किस तरह से करनी है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लाओ बहू, ये गर्म गर्म टमाटर सूप मुझे दो। अरे, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू। जीती रहो। माँ, बस और नहीं, मैं पहले ही 2 देसी घी में लिपटे पराठे खा चुका हूँ। सच में आज मुझे पता चल गया बहू ने तुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है, इसलिए तेरी भूख कम हो गई है। पहले तू मेरे हाथ के आलू के 6-6 पराठे खा जाता था। विलायती लड़की से शादी करके तू उसके जैसा ही बन गया है। तभी रसोई में सब्जियों को काट कूट कर पता नहीं क्या बना रही है। माँ जी, मैं सिसलर बना रही हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप एक बार खाकर तो देखो। माँ, मुझे सिजलर सलाद बहुत पसंद है, इसलिए ग्रेसी अक्सर मेरे लिए ये डिश बना देती है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विलायती बहू के साथ विलायती ही बनता जा रहा है। ग्रेसी, हम जब से आए हैं मैं देख रहा हूँ कि माँ तुम्हें बात बात पर ताना देती रहती है। तुम्हें उनकी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं अनुराग, मैंने तो उनकी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं। अगर वो आपकी माँ है तो मेरी सासू माँ भी तो है, और एक ना एक दिन मैं जानती हूँ मैं उनके दिल में जगह बना ही लूंगी। तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ ग्रेसी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम, कल सुबह ही निकलूंगी, शाम तक पहुंच जाऊंगी। रात का प्रोग्राम है मालती बहन के घर, और गोद भराई का प्रोग्राम है, तो औरतों के बीच तुम लोग जाकर क्या करोगे? मैं ग्रेसी बहू को लेकर चली जाऊंगी, परिवार से मिलेगी, कुछ हमारे रीति रिवाज भी सीखेगी। माँ, तुमने ग्रेसी को ये क्या बना दिया है? इतनी भारी साड़ी और इतने गहने लाद दिए हैं। अरे तो खानदानी बहू है, सारी बिरादरी देखेगी तो क्या बोलेगी, सास ने कोई जेवर तक नहीं पहना रखा। बहू विलायती है तो सास को तो देसी रहने दो।
दुर्गा देवी ग्रेसी को लेकर गांव के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचकर, बहू, गांव आ गया है, सिर को पूरा ढक लो। ये गांव है, यहाँ हर घर में बहुएं सिर को पल्ले से ढककर रहती हैं। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, शायद लाइट गई हुई है। बहू, ये हमारा गांव है, तुम्हारा विलायत नहीं। यहाँ अक्सर बत्ती गुल ही रहती है और आती जाती रहती है। माँ जी, लगता है मेरे पैर गीली गीली मिट्टी में पड़ गए हैं। ये तो बदबूदार मिट्टी है माँ जी। बहू, ये बदबूदार मिट्टी नहीं, शुद्ध खुशबूदार गाय का गोबर है। इसके उपले बनाकर चूल्हा और अंगीठी जलाते हैं जिस पर खाना बनता है। अच्छा, सचमुच इंडिया कितना क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज खोजता रहता है। आओ आओ दुर्गा भाभी। अच्छा, तो ये है विलायती बहू। शहर में तो देसी सास विलायती बहू की जोड़ी खूब रंग जमा रही होगी। वो तो है दीदी, अब मुझ जैसी सीधी सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती ना। ये ताना बहुत बढ़िया मारा है भाभी तुमने, तुम तो बिल्कुल भी ना बदली हो। चलो आ जाओ, अपनी बहू से तो मिलो। आओ ग्रेसी बहू, तुम भी आओ। पूनम देखो, दुर्गा भाभी और उनकी विलायती बहू तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए आई हैं। ग्रेसी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे सुनहरे बाल तो बहुत खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो पूनम। कौन सा मंथ मतलब महीना चल रहा है पूनम? ये लो, इसकी डॉक्टरी शुरू हो गई। ग्रेसी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने और अभी बाकी है। इस तरह सब लोग बातें करने लगते हैं और पूनम की गोद भराई की रस्में शुरू हो जाती हैं। ग्रेसी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक, माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो भी रुक रुक कर। अरे, मेहमानों की भीड़ भाड़ में हो जाता है। अभी तुम चुप करके बैठी रहो बहू, अभी और रस्में बाकी हैं। क्या हुआ मालती दीदी, पूनम कुछ बोल रही है? कुछ नहीं भाभी, मेहमानों के बीच थोड़ी थकावट हो गई है, शायद इसीलिए पेट में दर्द बता रही है। पूनम, कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें, मुझे थोड़ा सा बताओ। पता नहीं ग्रेसी, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कभी उठता है कभी रुक जाता है। ये लक्षण तो लेबर पेन के हैं। पूनम, मुझे लगता है तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि बच्चा होने का दर्द। अरे, अभी तो 2 महीने बाकी हैं, अभी कैसे बच्चा हो जाएगा? तुम भी कमाल करती हो ग्रेसी बहू। बुआ जी, जरूरी नहीं कि बच्चा पूरे 9 महीने बाद ही हो, कई बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। माँ जी, मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कुछ कीजिए माँ जी, बहुत भयंकर दर्द उठ रहा है। अब क्या होगा? रामकली दाई तो अपने बेटे के घर शहर गई हुई है, अब क्या होगा? तो दीदी, दूसरी दाई को बुला लो। भाभी, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक ही दाई है। डॉक्टर भी शहर में रहते हैं, जो सुबह आकर शाम को अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए मत बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूनम को कमरे में लेकर जाना चाहती हूँ। मैं करूंगी पूनम की डिलीवरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम कैसे करोगी? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। मालती दीदी, तुम भूल गई हो, ग्रेसी विलायत में बच्चों की एक बड़ी डॉक्टर है। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। ग्रेसी, मेरी सहायता करो, मेरे से दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आप सब बाहर रहिए, मैं पूनम के साथ कमरे में हूँ। और कुछ देर बाद ग्रेसी एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर मालती के पास आती है। बधाई हो बुआ जी, पूनम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पूनम और बच्चा दोनों ठीक है। ग्रेसी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू और पोता दोनों सकुशल है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी विलायती बहू पर गर्व है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ जी, आप भी तो मेरी बेस्ट मदर इन लॉ हो। लव यू माँ जी। और ग्रेसी का अच्छा व्यवहार उस दिन सबका दिल जीत लेता है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने चरित्र से महान बनता है। ये बात उस दिन दुर्गा देवी को समझ आ गई थी।